जय हिंद। आज हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बात की थी। आज का हमारा नया चैप्टर है द्वितीयक व्यवसाय। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन किया जाता है। हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संसाधनों के बारे में पढ़ा था कि मानव जो है वो संसाधनों का प्रत्यक्ष यूज करता है। कैसा यूज? प्रत्यक्ष। लेकिन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन हो जाएगा। कैसे होगा मूल्यवर्धन? देखिए, कपास जो था वो हमने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। लिख देता है इधर प्राथमिक व्यवसाय। तो हमने कपास को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ा था, यानी कि कृषि के बारे में पढ़ा था, जहां से हमें क्या मिल रहा था? कपास। फिर हमने संसाधनों का मूल्यवर्धन करते हुए उसका क्या बना दिया? तंतु, मतलब रेशा बना दिया। अब वो द्वितीयक व्यवसाय में आ गया है। जैसे ही हमने कपास से तंतु बनाया, वो द्वितीयक व्यवसाय के अंदर प्रवेश कर गया। फिर हमने तंतु से क्या बना दिया? वस्त्र, और उसका रेट बढ़ गया। उसी वस्त्र के ऊपर किसी ब्रांड का ठप्पा और लगा दिया तो उसका रेट और भी हाई हो गया। तो इस प्रकार से कपास का मूल्य जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत बहुत ही लो था, वो द्वितीयक व्यवसाय के अंदर बहुत ही हाई हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि लोह अयस्क। जो लोह अयस्क होता है, यानी कि जिस पत्थर से लोहा मिलता है, उसको लोह अयस्क कहते हैं। उसको पहले फिल्टर किया तो क्या बना दिया? लोहा। थोड़ा सा भाव बढ़ा उसका, फिर उसी लोहे से हमने क्या बना दिया? दरवाजा। अब लोह अयस्क से दरवाजे तक आते आते लोहे का भाव कई गुना बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम जैसे ही प्राथमिक से द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, संसाधनों का मूल्यवर्धन हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन होता है कैसे? अब नहीं भी पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ है मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना। क्या कहलाता है? विनिर्माण। उत्पादन क्या क्या होगा? उत्पादन हस्तशिल्प, यानी कि हैंडीक्राफ्ट, जैसे लकड़ी की वस्तु बनाना। घर में जैसे महिलाएं वस्त्र बुनती है तो वो भी हस्तशिल्प में आएगा। तो हस्तशिल्प भी किसके अंतर्गत है? विनिर्माण। यहाँ पे देखो, जैसे मशीन लिखा है ना, तो मशीन जरूरी नहीं है, हाथों द्वारा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मशीन ही हो, हाथों के द्वारा भी हो सकता है। इस्पात को गढ़ना, मतलब लोहे को इस्पात बनाया और इस्पात से कोई और सामग्री बना दी, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? विनिर्माण के अंदर। फिर विनिर्माण के अंदर कंप्यूटर निर्माण भी आ जाए। तो मतलब हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज अगर उसका निर्माण हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगी? विनिर्माण के अंदर। विनिर्माण की अगर विशेषता देखें तो विशेषताओं के अंतर्गत एक तो इसके अंदर मशीनों का यूज होता है, मशीनों का प्रयोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत किसका यूज होता है? मशीनों का। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो इसके अंदर वृहद स्तर पर उत्पादन होता है। समझते हैं वृहद स्तर पर उत्पादन का मतलब? वृहद स्तर पर उत्पादन क्या अर्थ है इसका? वृहद स्तर पर उत्पादन का मतलब है इक्का दुक्का सामग्री नहीं बनाना। जैसे हस्तशिल्प जो होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम पे बहुत कम सामग्री बनती है, लेकिन इसके अंदर विनिर्माण के अंदर मशीनों का यूज होता है और वृहद स्तर पर, यानी कि लार्ज स्केल पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सामानों का बनाया जाता है। जैसे चीन बहुत ही हाई लेवल पे सामग्री का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से ये विनिर्माण की विशेषता हो गई। अब दोस्तों देखते हैं कि उद्योग और विनिर्माण में अंतर क्या होता है, ये पूछ सकता है। और नहीं भी पूछे तो आपको पूरे पाठ को समझने के लिए पहले इनको समझना बहुत ही जरूरी है कि उद्योग क्या है और विनिर्माण क्या है। देखिए, उद्योग का अर्थ है एक तो वृहद इकाई। वृहद इकाई का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर अलग अलग विनिर्माण इकाइयां होती हैं, उन्हीं को मिला के क्या कहते हैं? उद्योग। उद्योग के अंदर सभी प्रकार का कार्य होता है, जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है। वो सभी कार्य किसमें शामिल होंगे? उद्योग के अंदर। और इसके अंदर क्या क्या है? उत्पादन है, पर्यटन है और सेवा है। ये बात समझ में? सिर्फ उत्पादन नहीं, पर्यटन भी होगा, सेवा भी होगा, क्योंकि इन तीनों से हमें क्या मिलता है? आय, इनकम मिलती है। और इनकम मिलती है इसलिए वो किसके अंदर आ गया? उद्योग के अंदर। वही अगर बात की जाए विनिर्माण की, तो विनिर्माण के अंदर सिर्फ किसको शामिल किया जाएगा? कच्चे माल से वस्तु का निर्माण, और वो भी किसके अंदर? कारखानों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कारखानों के अंदर कोई चीज अगर बन रही तो वो किसमें आ जाएगी? विनिर्माण। एक बात और कि विनिर्माण को हम उद्योग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विनिर्माण भी तो उद्योग ही है। हमने क्या लिखा? उत्पादन करना भी क्या है? उद्योग। और उत्पादन किसके अंदर हो रहा है? विनिर्माण के अंदर। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? उद्योग। यहाँ पे एक बात और भी है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो भी लोग द्वितीयक व्यवसाय में लगे होते हैं उनको ब्लू कॉलर के श्रमिक कहा जाता है। कैसे? ब्लू कॉलर।
ये इकोनॉमिक्स की टर्म है ब्लू कॉलर, कि हर प्रकार के अलग अलग व्यवसाय के अंदर श्रमिकों को अलग अलग कॉलर में बांटा गया है। तो द्वितीयक व्यवसाय के लोग कैसे कहलाते हैं? ब्लू कॉलर। आइए अब जानते हैं आधुनिक विनिर्माण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर आधुनिक विनिर्माण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी प्रमुख विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि एक कारखानों के अंदर हर कारीगर को अलग अलग काम सौंपा जाता है और वो कारीगर सिर्फ वही काम करता है। उसके बारे में और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपके एक उदाहरण दिया हुआ कि जब शिल्प उद्योग होता है जहां पर मशीनों के द्वारा नहीं हाथों के द्वारा काम किया जाता है, तो वहां पर लघु पैमाने पर उत्पादन होता है। लघु पैमाने पर उत्पादन का मतलब बहुत ही कम लेवल पे, और वो भी कैसे? आदेश अनुसार, जब ऑर्डर आया तब काम करेंगे, जब नहीं है तब नहीं करेंगे। जब आदेश मिलेगा तब तो काम शुरू करेंगे, यानी कि जब ऑर्डर आएगा सामान का तो वो सामान बनाएंगे, अन्यथा नहीं। इसकी क्या होती है? लागत अधिक होती है। अधिक क्यों? क्योंकि एक तो लघु पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन भी कब हो रहा है? जब ऑर्डर मिल रहा है तब। वही अगर बात की जाए विनिर्माण की वृहद स्तर पर, तो यहाँ पर उत्पादन की लागत कम होती है। लागत कम होने का कारण क्या? क्योंकि वृहद स्तर पर उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा एक साथ। जैसे पेन बनानी है तो हजारों की संख्या में पेन एक साथ बना दी जाती है। बैग बना रहे तो लगभग लाखों की संख्या में बैग एक साथ बना दिया जाते हैं। तो उनकी लागत कम पड़ती है क्योंकि मशीनों को काम एक साथ करना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक कारीगर को एक ही काम करना पड़ता है। जैसे जूते बनाने का काम है, तो यहाँ पर शिल्प उद्योग के अंदर अगर कोई जूते बना रहा है तो एक ही आदमी चमड़ा भी धोएगा, चमड़े को काटेगा भी, जूते भी बनाएगा, जूतों के ऊपर कपड़ा भी लगाएगा। लेकिन अगर वृहद स्तर पर जूतों के बारे में बात की जाए तो हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है कि एक आदमी को सिर्फ चमड़ा धोना है, एक आदमी को सिर्फ चमड़ा काटना है, तो वो काम फास्ट होता है। इसी प्रकार दूसरी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो दूसरी विशेषता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब है मशीनों का प्रयोग करना। जो आधुनिक वृहद स्तरीय विनिर्माण है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? मशीनों का। और आज तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि मशीनों के अंदर एआई से चालित मशीनें आ गई है, जो किससे चलती है? एआई से, जो खुद से सोचती है। जो कार फैक्ट्री होती है या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है मोबाइल बनाने की, उसके अंदर ज्यादातर इन्हीं प्रकार की मशीनों का यूज किया जाता है, जिसके अंदर मानव का इंटरफेयर कम होता है, तो गड़बड़ की समस्या बहुत ही कम रहती है, यानी कि गड़बड़ी ना के बराबर होती है। क्योंकि मशीन के अंदर एक बार डाटा फिक्स कर दिया और वो मशीन उसी डाटा के अनुसार काम करेगी। ठीक है, तो एआई की मशीनें आ गई है जो खुद से सोच के काम करती है। अगली विशेषता के बारे में देखें तो प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है उसको धीरे धीरे और भी एडवांस बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा एडवांस? अन्वेषण के द्वारा और वैज्ञानिक विधि के द्वारा। अब क्यों एडवांस बनाना है हमको? भाई जरूरत क्यों पड़ी एडवांस बनाने की? जैसा काम हो रहा है वैसे ही चलता रहे। लेकिन एडवांस बनाया जा रहा है किस लिए? एक तो गुणवत्ता नियंत्रण। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को डे बाय डे इंक्रीज करना, ताकि लोगों को और भी बेहतर क्वालिटी का सामान मिल सके। दूसरी इसका कारण है कि अपशिष्ट निस्तारण। अपशिष्ट निस्तारण का मतलब जैसे कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़े को रंगाई के टाइम बहुत सारा पानी का यूज किया जाता है जिसके अंदर केमिकल यूज होते हैं। अब उस पानी को जैसे ही जमीन में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण फैलेगा। मृदा प्रदूषण है या जल प्रदूषण है, तो उस प्रदूषण से बचाने के लिए उस जल का निस्तारण कैसे किया जाए उसके ऊपर भी क्या किया जाता है? अन्वेषण। ठीक है, यानी कि उसको कई फैक्ट्रियों में उसको ठोस पदार्थ में बदल दिया जाता है तो फिर वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला इसका है प्रदूषण नियंत्रण समाधान। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है कि कैसे ना कैसे करके प्रदूषण को कम किया जाए। जो धुआं निकल रहा है, जो मृदा प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण है, जो केमिकल्स है, उनको किसी न प्रकार से कम किया जाए। तो ये था हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार। अब अगली विशेषता इसकी संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संगठन एक तो होता है संगठनात्मक ढांचा होता है और स्तरीकरण होता है, तभी ये विनिर्माण उद्योग आज इतने सफल है। इसका मतलब क्या है? एक तो इसके अंदर जटिल प्रौद्योगिकी होता है, मतलब बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बहुत सारी मशीनों का, कंप्यूटर्स का, ठीक है, अलग अलग डाटा सेंटर्स का, तो इनका यूज किया जाता है। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से क्या मतलब है? हर व्यक्ति को अलग काम सौंपा जाता है। हर आदमी के पास अपना स्पेशल काम होता है, उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको वही काम करना होता है, जिससे काम और भी फास्ट होता है। उच्च पूंजी निवेश का मतलब होता है अगर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री डालनी तो मशीनें चाहिए, जमीन चाहिए,
पावर हाउस चाहिए, सामान चाहिए कच्चा माल खरीदने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में क्या चाहिए? पूंजी। तो ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये भी है कि उच्च पूंजी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या है? इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस का अर्थ है कि इसके अंदर जितने भी श्रमिक होते हैं या मजदूर होते हैं या जितने भी लोग काम करते हैं, उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर होता है मालिक। सबसे ऊपर कौन रहेगा? मालिक। फिर मालिक के बाद कौन आ जाएगा? मैनेजर। ये मैं नीचे से ऊपर के क्रम में लिख रहा हूं। तो मालिक के बाद मैनेजर है, फिर मैनेजर के बाद सुपरवाइजर रखा होगा, और उस सुपरवाइजर के बाद श्रमिक। मतलब ये मालिक जो है ये पूरी फैक्ट्री को संभालेगा, उसको का धन कैसे निवेश करना है, मशीनें कैसे लानी है, वो सब ये काम देखेगा। फिर होता है मैनेजर। मैनेजर क्या काम करेगा? अब मालिक खुद तो काम करेगा नहीं, ये किसको बताएगा? मैनेजर को। ये मैनेजर सब मैनेजमेंट करेगा। मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा। सुपरवाइजर क्या करेगा? ये श्रमिकों को देखेगा कि कौन श्रमिक सही से काम कर रहा है, कौन सही से नहीं कर रहा है। ये श्रमिकों को ऑर्डर देगा डायरेक्ट, और बाद में काम कौन करेंगे? श्रमिक। तो इस प्रकार से ये स्थिरीकरण होता है। तो ये हमने देखा कि संगठनात्मक ढांचा क्या होता है और स्थिरीकरण क्या होता है। आइए अब इसकी पांचवी विशेषता के बारे में देखते हैं। पांचवी विशेषता है अनियमित भौगोलिक वितरण। मतलब विश्व के जो बड़े वृहद स्तरीय कारखाने हैं उनका विश्व के बराबर भागों पर वितरण नहीं मिलता है। उनका जो वितरण है वो असमान है। कैसा है? असमान। मतलब कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर वृहद स्तरीय कारखाने मिलते हैं। अब वो भाग कौन कौन से हैं? ये मात्र 10% भाग। कितने? 10% भाग। और इनमें भी बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? यूएसए, यूरोप के देश। तो ये तो बात हुई पश्चिमी देशों की। इसमें अपवाद स्वरूप एक देश है चीन, जो विश्व की फैक्ट्री कही जाती है। तो ये जो प्रमुख देश है यहाँ पर हमको ये कारखाने मिलते हैं। वैसे तो भारत में भी है, जर्मनी में, सॉरी जापान में भी है, लेकिन वृहद स्तरीय कारखाने बड़े लेवल पे जो पैमाने पर होते हैं वो मात्र कितने भागों पर मिलते हैं? 10% भागों पे। अगर इनकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ये जो दो प्रमुख देशों के बारे में बात की, यूएसए और यूरोप के देशों की, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों की पैदावार हुई, कारखाने वृहद लेवल पर खुले। तो ये तब से लेकर के आज तक पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। और इसमें भी अगर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहा जाए तो वो कौन सा है? यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो ये पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बने हुए हैं। अब इनकी विशेषता के बारे में बात करें, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ये कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कम क्षेत्र में संकेंद्रण है। मतलब ये सीधा सा मतलब है कि जो फैक्ट्री होती है वो कृषि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। उदाहरण के लिए आपके बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है कि अमेरिका के अंदर एक मक्का पेटी है, जो हमने बात की थी ना गेहूं के लिए, वही मक्का पेटी के लिए भी वही है, अमेरिका की मक्का पेटी। और मक्का पेटी के अंदर लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में, 2.5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर मात्र कितने खेत हैं? 4 खेत। और इन 4 खेतों के अंदर मशीनों से काम होता है। तो मैक्सिमम कितने लोग काम करते हैं? 10 आदमी काम करते हैं। अब 10 आदमी काम करते हैं, उन 10 आदमी के बदौलत कितने लोगों का रोजगार मिलता है? मान लीजिए उन 10 आदमियों की बदौलत ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को रोजगार मिलता होगा मैक्सिमम। इतने लोगों को तो नहीं मिल पाता, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 50 लोगों का पेट भी भरता होगा। तो ये तो थी खेत की बात। लेकिन अगर वही फैक्ट्री की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग जाएगी, और उन फैक्ट्रियों के अंदर लगभग हजारों की संख्या में मजदूर लग जाएंगे। कितने? हजारों की संख्या में। कहां पर? फैक्ट्रियों के अंदर। तो इस प्रकार से जो फैक्ट्रियां होती है वो कृषि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, और वहां पे लोग भी ज्यादा काम करते हैं, उनसे रोजगार भी ज्यादा मिलता है, लोगों का पेट भी ज्यादा लोगों का भरता है। यहाँ पर मात्र कितने लोग? 10 लोग मैक्सिमम। और 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने खेत? 4 खेत। ये अमेरिका की बात हो रही है। इंडिया में तो 2.5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 100 खेत हो जाए। यहाँ पर हमने पढ़ा था विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की कि अनियमित भौगोलिक वितरण किस प्रकार से इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आइए अब जानते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख है बाजार,
कच्चा माल, श्रम, शक्ति, परिवहन और नीतियाँ। देखिए, कोई भी जब उद्योग की स्थापना करता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एक तो कम लागत, लागत क्या होनी चाहिए? कम, और मुनाफा क्या होना चाहिए? अधिक। और ये इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, क्योंकि कोई भी अगर फैक्ट्री डालेगा तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसको लोगों की सेवा करनी है, उसका उद्देश्य क्या? मुनाफा ज़्यादा होना, लागत कम होनी। उसके लिए वो क्या क्या ध्यान में रखेगा? बाजार को ध्यान में रखेगा, कच्चा माल, श्रम, शक्ति और परिवहन और नीतियाँ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए वो इसका उद्योगों की स्थापना करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख कारक है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये उद्योगों को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले है बाजार। यहाँ पर बाजार का अर्थ है मांग क्षेत्र। अगर बाजार की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर बाजार का अर्थ क्या है? मांग। मतलब कारखानों में जो तैयार वस्तुओं की जो मांग होती है उसी को क्या कहा जाता है? बाजार। जितना ज़्यादा बाजार होगा या जितनी बड़ी मांग होगी, उद्योगों के अंदर उत्पादित होने वाले सामान की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जहाँ पर मांग ज़्यादा होगी वहाँ पर उद्योगों की स्थापना भी ज़्यादा होगी। देखिए, तैयार वस्तुओं की मांग, तैयार वस्तुओं की मांग क्या कहलाती है? बाजार कहलाती है। अब ये मांग क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मांग का मतलब है क्रय शक्ति। मांग को कौन प्रभावित करेगा? क्रय शक्ति। मतलब लोगों के पास में उस सामान को खरीदने की क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो माल बाजार में उपलब्ध है उसको खरीद सके। तो उद्योग भी वहीं पर उद्योग स्थापित करेंगे, उद्योग के मालिक भी, जहाँ पर लोगों के पास उनके सामानों को खरीदने की क्रय क्षमता है। अदरवाइज उनको वहाँ पे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये हमको क्रय शक्ति या मांग क्षेत्र कौन कौन से मिलेंगे? प्रमुख मांग क्षेत्रों की बात की जाए, प्रमुख मांग क्षेत्र कौन कौन से? ज्यादातर विकसित देश। कौन से हो जाएंगे? विकसित देश। विकसित देश। दूसरे कहा जाए तो अधिक जनसंख्या वाले देश, अधिक जनसंख्या वाले देश। ये दो प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की मांग हमेशा क्या होती है? ज्यादा। अब इनमें अगर बात की जाए तो विकसित देशों में जैसे कि हो जाएंगे यूएसए, यूरोप के देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो भारत, जहाँ की जनसंख्या वर्ल्ड में दूसरे लेवल पर है। अब भारत एक ऐसा बाजार है जहाँ पर दुनिया का हर सामान खप जाता है, चाहे वो कोई भी सामान हो। तो भारत में कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका माल कहाँ पर बिके? भारत में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भारत है, चीन है, या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। इस प्रकार से ये प्रमुख क्षेत्र है जो हमारे लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? बाजार। तो अब ये तो हो गया हमारे परचेसिंग पावर के आधार पे कि क्रय शक्ति के आधार पे मांग क्षेत्र कौन कौन से। लेकिन दो उद्योग ऐसे भी है जो इनके आधार पे अपनी क्षमता निर्धारित नहीं करते, वो बिकते ही है, उनका व्यापक बाजार व्यापक होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अगर बात की जाए तो व्यापक बाजार वाले उत्पादन, व्यापक बाजार वाले उत्पादित माल कौन कौन से? एक तो है आपके वायुयान और दूसरा है शस्त्र उद्योग। देखिए दोस्तों, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट है जिनको डायरेक्ट जनता नहीं खरीदती है, इनको या तो कंपनीज खरीदती है या सरकार खरीदती है। अब उनमें भी शस्त्र उद्योग ये हर देश खरीदता है, चाहे वो विकसित हो, अविकसित हो, चाहे विकासशील हो, हर देश शस्त्र खरीदता है।
इस कारण से ये दोनों कैसे व्यापक बाजार उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से ये बाजार हमारे निर्धारित करते हैं उद्योगों को। आगे बात करते हैं कच्चे माल के बारे में। देखिए, कच्चा माल का मतलब क्या है कि उद्योग वहीं पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर आसानी से कच्चा माल मिल जाए। तो हम लिखते हैं कच्चा माल। कच्चा माल बात की जाए इसकी, तो उद्योग कहां पर स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? जहां पर हमें आसानी से कच्चा माल मिल जाए और कच्चे माल को बनाने के लिए हमें हमारे पास में शक्ति चाहिए, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कच्चा माल। अब यहाँ पर कच्चे माल जहाँ से मिलेगा वहीं पर हम उद्योग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हैवी कच्चा माल है, भारी कच्चा माल है, तो उद्योग भी कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो उद्योग स्रोतों के समीप स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बात की है तो जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये दोनों कैसे हैं? भारी कच्चे माल है। इनको अगर मान लीजिए कि कहीं पर निकल रहा है ये, और वहां से हमने 100, 200 या 1000 किलोमीटर दूर फैक्ट्री डाल दी और वहां से हम लोहा ला रहे हैं, तो इतना भारी है ये सामान कि इसको वहां से धो के लाने में ही हमें परिवहन की लागत अधिक आ जाएगी, तो इसकी प्रोडक्शन लागत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इनके उद्योगों को जहाँ से ये निकलते हैं वहीं पर स्थापित कर लिया जाता है ताकि प्रोडक्शन लागत क्या जाए? कम। दूसरा, जो शीघ्र नष्ट होने वाले सामान, उनको भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? उन उद्योगों को उन सामानों के नज़दीक। जैसे कि दूध वाले सामान, दूध उत्पादक के उद्योग। दूसरा हम बात करें तो जैसे गन्ना से या चीनी उद्योग। किसकी? चीनी उद्योग। क्योंकि जो गन्ना होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी जो मिठास का जो रस है उसको छोड़ना शुरू कर देता है, तो जितना जल्दी हो सके गन्ने को प्रोसेस करना जरूरी होता है। तो गन्ने के से चीनी बनाने के जितने भी उद्योग है उनको खेतों के नज़दीक ही लगाया जाता है ताकि झट से गन्ना काटा, फट से उनको उद्योगों में ले जाया गया और उनसे रस निकाल के चीनी बना ली गई। तो इस प्रकार से ये कच्चा माल भी उद्योगों को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं हम श्रम के बारे में। देखिए, आज ज़्यादातर श्रम के बारे में हमने आगे बात की थी कि आज ज़्यादातर काम किससे होता है? मशीनों से। और उनमें भी कौन सी मशीनें? एआई से चालित मशीनें जो अपने आप सोचती है और अपने आप काम करती है। लेकिन फिर भी आज कुशल श्रमिकों की मांग बाजारों के अंदर बनी हुई है। कुशल श्रमिक, क्यों कुशल श्रमिकों की मांग? मान लीजिए मशीनों में कोई खराबी आ गई या उन मशीनों को चलाना है, अभी भी कुछ मैनुअल मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए हमारे पास में कुशल श्रमिक चाहिए। तो इसलिए श्रमिकों की मांग भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। हमें कैसे श्रमिक चाहिए? सस्ते श्रमिक चाहिए। ठीक है, उनके आधार पर बात करें तो जैसे चीन है और भारत है, तो ये दुनिया भर में सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना ज़्यादा होती है। आजकल आधुनिक समय में उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हो रही है। अगला है शक्ति के बारे में बात करें। शक्ति का मतलब क्या है? ऊर्जा संसाधन। कैसे? समझिएगा दोस्तों, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट याद करना है, आप आराम से लिख पाओगे इनको एक बार अगर आपने समझ लिया ध्यान से। देखिए, शक्ति के अंदर ऊर्जा संसाधन उद्योगों की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे कि हमें एल्यूमिनियम अयस्क से एल्यूमिनियम बनाना है, तो उसके लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? कोयले से। अगर कोयले से ऊर्जा आएगी तो क्या उस कोयले को हम धो के बाहर से लाएंगे तो क्या प्रोडक्शन लागत अधिक नहीं आएगी? अधिक आई जाएगी। तो इसलिए उन क्षेत्रों को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोयला स्रोत के नज़दीक, ताकि हमें कोयला भी आसानी से मिल जाए वापस से
और वहीं पे कोयले से ऊर्जा बना दी और उसी को काम में ले लिया। या जल स्रोत, जल ऊर्जा के नज़दीक, आजकल जल ऊर्जा है तो हाइड्रो पावर के नज़दीक ही उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये शक्ति भी उद्योगों को प्रभावित करती है। अगला है हमारा परिवहन। देखिए परिवहन कैसे, परिवहन कैसा होना चाहिए, सरल और सुगम, सरल व सुगम। किस लिए, एक तो तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए, तैयार माल बाजार तक भेजने के लिए, दूसरा कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, परिवहन। वो भी कैसा होना चाहिए, सरल और सुगम। और ऐसा परिवहन हमको कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर यूएसए के देश, यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर। इन यहाँ तक कि यूएसए के अंदर तो परिवहन का जाल इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पर आप 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पार कर सकते हैं। भारत अभी भी इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। तो परिवहन ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। परिवहन बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। दूसरी बात की जाए नीतियों के बारे में, देखिए नीतियों के बारे में पढ़ते हैं कि नीतियां कैसे प्रभावित करती हैं। किसी देश की सरकार जो है, यहाँ पर नीति का मतलब है सरकारी नीति। सरकारी नीतियां, देखिए किसी देश की सरकार उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, प्रोत्साहित, मतलब वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये प्रोत्साहन देती है कि आप आइए हमारे देश में और क्या लगाइए, उद्योग। हम बदले में क्या देंगे, श्रम देंगे, यानी कि श्रमिक देंगे, शक्ति के संसाधन देंगे, भूमि देंगे, ब्याज पे पूंजी देंगे, ब्याज पर पूंजी देंगे, कर कम कर देंगे। तो इस प्रकार से ये नीतियां लागू करके सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित कर दे, या अपने ही देश के बड़े बड़े उद्यमियों को ये प्रोत्साहन देती है कि आप कोशिश कीजिए फैक्ट्री लगाने की, आपके सारे काम की मदद कौन कर देगी, सरकार। ठीक है, जैसे चाइना ने इस मामले में बहुत अच्छे से काम किया। उसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चीन के अंदर फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। सिर्फ कंपनियों को वहाँ जाना था और फैक्ट्री लगानी थी, बाकी बदले में भूमि, शक्ति, श्रमिक, ये सब कौन दे रही थी, सरकार। भारत अभी भी इसमें प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। तो इस कारण से भी कंपनियां, अगर सरकारी नीतियां अनुकूल हैं, सरकारी नीतियां कैसी हैं, अनुकूल, तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे। और अगर प्रतिकूल है तो नहीं लगेंगे। प्रतिकूल कैसे, मान लीजिए कोई अगर सरकार भूमि नहीं दे पा रही है, बदले में कोई कंपनी आ गई, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, उसके ऊपर ब्याज पर पूंजी नहीं दे रही है, या ब्याज बहुत ज़्यादा कर दे रही है, श्रमिक नहीं दे पा रही है, शक्ति के संसाधन अवेलेबल नहीं करा पा रही, तो इस कारण से भी कंपनियां उस देश के अंदर नहीं जा पाती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकारी नीतियां भी उद्योगों को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। मिलते हैं फिर अगली क्लास में और इसके आगे के पार्ट को अगले वीडियो में समझेंगे।